हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह। तो आज की वीडियो में हम सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ फॉरेन सेल्स एजेंट के ऊपर बात करने वाले हैं। आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसके ऊपर आज हम डिटेल में बात करेंगे कि जो फॉरेन सेल्स एजेंट्स होते हैं उनको हम कैसे सेलेक्ट करते हैं, कैसे अपॉइंटमेंट करते हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको बता दूं कि ठीक है, जब हम खासकर इंटरनेशनल मार्केटिंग करते हैं तो ये फॉरेन सेल्स एजेंट को हम अपॉइंटमेंट ज़्यादा करते ही करते हैं, क्योंकि ये अच्छे से जानते हैं और हम इसके थ्रू आगे सामान बेचते हैं। ठीक है, इनको पर्सनल सेलिंग के लिए भेजा जाता है। हमने ये पर्सनल सेलिंग में पढ़ा था। तो बाकी और वीडियो देखनी है आपको, पहले तो प्लेलिस्ट हमारी बनी हुई है, वहां जाके आप और वीडियो देख सकते हो। और साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में इसके नोट्स भी मिल जाएगी और वहां से आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो, आप यहाँ से नोट्स अच्छे से आपको मिल जाएंगे, तो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। मैं आपको सीधा मेन मेन लाइन बताता हूँ कि क्या क्या है। पहले तो यहाँ पर एजेंसी का मतलब क्या होता है। एजेंसी एजेंसी एक, देखिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एजेंसी टर्म है, इसे एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टी के बीच में। दो पार्टी के बीच में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है कि एक पर्सन होता है प्रिंसिपल और एक पर्सन होता है एजेंट। एक पर्सन ये एग्री करता है कि मैं आपके बिहाफ पे काम करूंगा, और दूसरा बंदा कहता है कि मैं आपको पैसा दे दूंगा इस काम के। इसे बोलते हैं एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट। जहां पर एक पार्टी दूसरे पार्टी को एक्वायर करता है और दूसरे को रिप्रेजेंट करता है डे टू डे अफेयर ऑफ बिजनेस में, उसे ही एजेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो यहां पर लिखा हुआ भी है, इंग्लिश लॉ में देखो आप क्या लिखा हुआ है। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इम्प्लाइज वन पर्सन अपॉइंटिंग अनदर पर्सन टू एस्टेब्लिश लॉफुल बिजनेस रिलेशन विद थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी के साथ आप लॉफुल बिजनेस कर सको। आपने एक ऐसा पर्सन को अपॉइंट कर लिया कि आप मेरी जितने भी पार्टीज है उनके साथ डील करोगे आप बिजनेस में। तो वो बंदा फिर आपको रिप्रेजेंट करेगा, जो आपके कहने पे काम करेगा। उसे क्या बोलेंगे, एजेंट। तो एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपका प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में रिलेशन बन जाता है, जैसे मैंने आपको बताया। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शन 182 में बता रखा है ये एजेंट कौन होता है ना। एजेंट इज अ पर्सन, जो एम्प्लॉय करा मैंने, किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा, थर्ड पर्सन से डील कर पाएगा, उसे एजेंट बोलते हैं, है ना। अब इसी इसी कॉन्टेक्स्ट से हम आते हैं फॉरेन सेलिंग एजेंसी में, कि जब हम फॉरेन सेलिंग करते हैं और वहां पर एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कोई राइटिंग में, वो क्या होता है, वो वहां पर भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जैसे रूल लगेंगे कि लैंग्वेज अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। ठीक है, एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि आपको सब कुछ रेट कमीशन कितना होना चाहिए, कितने टाइम का कॉन्ट्रैक्ट है, कहाँ जाना है उसे, एजेंट को, उसके क्या राइट क्या ड्यूटी होगी, कौन से उसके प्रोडक्ट सोल्व करने पड़ेंगे, ये सब एक एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट फॉरेन सेल एजेंट के साथ करना पड़ता है, जिससे वो बाहर जाके सेल कर पाएगा अच्छे से। तो इसे ही फॉरेन सेल एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। अब बात करें कि क्यों अपॉइंटमेंट जरूरी होता है इसका, तो देखो ये सारे रीजंस है। आपको अगर मार्केट एक्सपेंशन करनी है, बाहर जाके अपनी ब्रांचेस खोलनी है, बाहर जाके अपने प्रोडक्ट बेचने हैं, तो आप खुद नहीं बेच सकते। आपको एजेंट चाहिए जिनको बाहर की नॉलेज होती है अच्छे से, तो वो ज़्यादा आपको मदद कर सकते हैं बाहर बेचने में। मार्केट रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि फॉरेन एजेंट्स के पास काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन होती है मार्केट कंडीशन की। तो मार्केट इंफॉर्मेशन प्रिंसिपल को मदद करेगी प्रोडक्ट को अच्छे से डिज़ाइन करने में, कस्टमाइज करने में। इसलिए बाहर की इंफॉर्मेशन लेने के लिए एजेंट को अपॉइंट करते हैं। लोकल नॉलेज वहाँ की मिल जाए, फॉरेन एजेंट को वहाँ की लोकल नॉलेज होती है फॉरेन मार्केट की, इसलिए वहाँ की नॉलेज देने के लिए कई बार आपको एजेंट अपॉइंट करना पड़ता है। कई बार लीगल कंपल्शन होती है, कुछ कंट्री में मैंडेटरी होता है कि इंपोर्ट जो है वो कोई पर्सन हैंडल करेगा हु इज रेजिडेंट ऑफ दैट कंट्री। ठीक है, यानी कि इंपोर्ट वही करेगा हमारी कंट्री में जो पर्सन उस कंट्री का रेजिडेंट हो, क्योंकि वो अच्छे से समझता है वहां के बारे में। कई बार क्या होता है, एक्सपोर्टर कैन सेल प्रोडक्ट ओनली थ्रू अ लोकल एजेंट। कई बार लोकल एजेंट से ही आपको प्रोडक्ट सेल करना पड़ता है, ये कुछ कंट्री में होता है। फॉरेन सेल एजेंट आपको लॉजिस्टिक फैसिलिटी भी देते हैं, क्योंकि आपको ट्रांसपोर्टेशन वेयर हाउसिंग करवानी है तो ये भी आपको फैसिलिटी दे देते हैं। इससे आपको
काफ़ी मदद मिलती है, ठीक है, एक्सपोर्ट करने में। क्रेडिट सेल बढ़ती है क्योंकि फॉरेन सेल एजेंट जो है वो सारी की सारी जो भी आप उधार में सेल करोगे बाहर, वो सारे के सारे रिस्क खुद उठाएगा, ये बढ़िया होता है। आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो आप, क्योंकि वो रेगुलर कॉन्टैक्ट में रहता है फॉरेन एजेंट। तो सर्विस सेंटर खोलोगे, रिपेयरिंग कोई कोई सर्विस है, कुछ भी सर्विस आएगी वो प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये सारे रीजंस देख पा रहे हो, गुडविल आपकी बढ़ती है, रेपुटेशन बढ़ती है, क्योंकि फॉरेन सेल एजेंट आपके बारे में अच्छा बोलेगा बाहर। फिक्स्ड एक्सपेंसेस बर्डन नहीं बेयर करना पड़ता ना, कमीशन देनी है आपको सिर्फ। ये तो नहीं है कि आपको कोई बहुत बड़ा लैंड खरीदना है कोई, या मशीन खरीदनी है। फ्लेक्सिबिलिटी है, कभी भी आप उसको हटा सकते हो, कभी भी उसको गिरा सकते हो। मार्केट कंट्रोल आ जाता है आपके ऊपर, है ना, क्योंकि अगर आप एजेंट के थ्रू सेल करते हो तो प्राइस जो है वो जैसे एक्सपोर्टर ने फिक्स कर दिया, वही प्रोडक्ट सोल्ड होगा एक्सपोर्टर के नाम से ही। तो एक्सपोर्टर का ही नाम बना रहेगा। ये नहीं है कि किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू बेच रहे हो आप एजेंट के थ्रू बेच रहे हो, तो नाम आप पे चलेगा। तो ये सारे रीजन होते हैं कि मार्केट बढ़ानी है, वहाँ की इन्फॉर्मेशन चाहिए, वहाँ पर आपको फॉरेन सेल एजेंट लॉजिस्टिक फैसिलिटी, क्रेडिट सेल, आफ्टर सर्विस वो प्रोवाइड कर देता है, लोकल गुडविल बढ़ती है आपकी, फ्लेक्सिबिलिटी है, कंट्रोल आ जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो फॉरेन सेल एजेंट को अगर आपने अपॉइंट करना है तो आपको देखने पड़ते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल रिसोर्सेज, पैसा है कि नहीं आपके पास। कई बार हो सकता है पैसा ही ना हो, कैपिटल है आपके पास इतनी, अगर है तो अपॉइंट करो, दिक्कत क्या है। तो सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज होनी चाहिए फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल को मीट करने के लिए, तब आप करोगे। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, अगर आपका बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है तो एजेंट शुड बी सिलेक्टेड हु हैज वाइड, जिसका अगर बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है तब एजेंट बढ़िया है, क्योंकि फिर आपके प्रोडक्ट ज्यादा बिकवा पाएगा वो। लेकिन अगर आपका छोटा सा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है तब कोई फायदा नहीं है। एक्सपीरियंस, एजेंट को पहले देखना पड़ेगा कि एजेंट को सफिशिएंट मार्केट एक्सपीरियंस, उस सेक्टर की नॉलेज है या नहीं है। क्योंकि अगर उसकी सेक्टर नॉलेज है तो वो एजेंट को अपॉइंट करना फायदा है, क्योंकि वो फिर अच्छे जानता है कि कस्टमर के बारे में जानता है, कॉम्पिटिटर के बारे में जानता है, हर एक के बारे में जानता है। वरना एजेंट को अपॉइंट ना करो। टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी, अगर एक्सपोर्टर जो से प्रोडक्ट सेल कर रहा है वो टेक्निकल नेचर का है, तो एजेंसी को फिर सेलेक्ट करना चाहिए जिसको टेक्निकल स्पेशलाइज स्टाफ है वो, तो वो अच्छे से डील कर पाएगा, क्योंकि उसकी टेक्निकल नॉलेज होगी तो कस्टमर को ज्यादा अच्छे डील कर पाएगा। करंट क्लाइंट ऑफ एजेंट, आपको ये देखना पड़ेगा कि एजेंट के करंट क्लाइंट कौन कौन से हैं। अगर एजेंट के करंट क्लाइंट काफी हैप्पी है, उनको रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं, और साथ ही साथ उनके प्रोडक्ट वो क्या सेल करते हैं, उनकी वो वाली जो कंपनी जिनके साथ एजेंट डील करता है, तो वो प्रोडक्ट क्या क्या सेल करते हैं कंपनी, उनके बारे में स्टडी करो। तो आपका भी अगर वैसे ही कंपनी है, उसी जैसी सिमिलर कंपनी है, तो अगर उनके लिए वो अच्छा काम कर रहा है तो आपके लिए भी करेगा। सिंपल है ना। तो ये सारे रीजंस है। वेयर हाउसिंग कैपेसिटी देखो, मतलब कि एजेंट के पास क्या स्टोरेज कैपेसिटी है, क्योंकि हो सकता है कि अगर आप स्टोरेज कैपेसिटी हो ही ना तो दिक्कत आ जाएगी बहुत तगड़ी। अगर इफ द वेयर हाउसेज आर एजेंट, अगर वो सी पोर्ट के पास ही लोकेटेड है नियर, तो आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बचेगा। तो इसलिए क्या होगा, गुड्स जो है क्योंकि सी के रूट से ही ट्रांसफर होते हैं, अगर सी के पास नहीं है ट्रांसपोर्टेशन वेयर हाउस, तो क्या होगा, पहले वेयर हाउस से सी पोर्ट तक बजाओ, तो वेयर हाउस से पहले सी पोर्ट तक जाएगा सामान, तो क्या वहां पर खर्चा नहीं होगा ट्रांसपोर्टेशन का, तो खर्चा ज्यादा हो जाएगा फिर आपका। तो ये दिक्कत है। लाइसेंस, कई बार देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट लाइसेंस लगा देती है, क्या आपके पास लाइसेंस है कि आप ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, पहले लाइसेंस देखो। अगर है तो देखो फिर, इफ द एक्सपोर्टर डील इन सच प्रोडक्ट देन द एक्सपोर्टर मस्ट हैव, तो एक्सपोर्टर को ये भी देखना पड़ेगा कि एजेंट के पास लाइसेंस है कि नहीं। अगर एजेंट के पास लाइसेंस नहीं है उस प्रोडक्ट का, तो फिर वो एजेंट को अपॉइंट ना करो। पर्सनैलिटी देखो उसकी, क्या उसके अंदर सिंसियरिटी, मैच्योरिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस है या नहीं है, ईमानदार है कि नहीं है, एडिशनल सर्विस प्रोवाइड करता है नहीं करता, कि उसके रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी, एडवर्टाइज करेगा नहीं करेगा, हमारे कस्टमर के बारे में क्या सोचता है, वो है कि नहीं है, ठीक है। अकेला है या मल्टीपल है, कई बार होता है एजेंट की पूरी कंपनी होती है, क्या वो कंपनी है या अकेला है, ठीक है ना, वो देखना पड़ेगा। अगर एक्सपोर्टर चाहता है कि वो एक ही एजेंट हो, वो अकेला ही जाए फॉरेन मार्केट में बेचने, तो फिर ठीक है, वरना मल्टीपल को अपॉइंट करो। एक्सपोर्ट बिजनेस का साइज क्या है आपका, अगर आप बहुत ज़्यादा सेल करते हो प्रोडक्ट, बहुत ज़्यादा आप एक्सपेंड करते हो अपना, एक्सपोर्ट करते हो, तो फिर आपको एजेंट को
एक फॉरेन सेलिंग एजेंसी तो भैया चाहिए ही चाहिए। कैलिबर कितना है आपका, उसका से कैलिबर कितना है, कैलिबर ऑफ सेल स्टाफ, जो एजेंसी का सेल स्टाफ होगा वो कैसा है, क्वालिफाइड है नहीं है, अच्छा है कि नहीं है, तब अपॉइंट करो। समझ आ रही बात, ये सारे पॉइंट समझ में आ गए कि पैसा, आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसे है, आपका एक्सपीरियंस उसका देखना पड़ेगा, आपका टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी क्या है, करंट क्लाइंट के एजेंट की क्या है, वेयर हाउसिंग कैसी है उसकी, लाइसेंस है कि नहीं है, पर्सनैलिटी कैसी है, डिजिटल सर्विस है कि नहीं है, सोल है, अकेला है, ज्यादा है, आपका एक्सपोर्ट बिजनेस का साइज क्या है, उसका सेल्स स्टाफ कैसा है, ये सब देखना पड़ेगा। तो आप तब सेलेक्ट करोगे। अब बात करते हैं एडवांटेजेस की, तो आपको सारे एडवांटेज पहले खुद पता है मुझे, अब बताने की जरूरत नहीं है। एडवांटेज सबसे बड़ा क्या होता है आपका, भैया मार्केट शेयर बढ़ेगा, आप ज्यादा सेल कर पाओगे, गुडविल बढ़ेगी, फलाना निकलाना, वही एजेंट है। देखो एजेंट को अगर अच्छा एक्सपीरियंस होता है तो उससे क्या होता है कि प्रिंसिपल को ज्यादा बेनिफिट मिलता है। वही चीज जो हमने पहले पढ़ी थी, देखो वही, ये ले सकते हो आप, मार्केट एक्सपेंशन हो सकती है, मार्केट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, लोकल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी वहाँ की। तो प्रिंसिपल को ब्रांड आपको जो है प्रमोशन मिल जाएगा, सेलिंग कॉस्ट घटेगी क्योंकि कमीशन देनी पड़ रही है सिर्फ आपको, ये नहीं कि बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क खड़ा करना पड़ रहा है, कमीशन तो कम ही होती है ना रेट उसका। तो कमीशन जो है वो तभी देनी होती है, सबसे बड़ी बात जब एक्चुअल सेल हो जाती है तो एडवांस पेमेंट नहीं करनी पड़ती। एजेंट जो आप हायर करते हो उसका काम ही यही होता है कि वो सारे आपके लिए काम संभालेगा। तो प्रिंसिपल जो है अपने मेन काम पे फोकस कर सकता है, वो है मैन्युफैक्चरिंग। प्रिंसिपल कभी भी उसको हटा सकता है, तो ये सबसे बड़ा फायदा यही है। ठीक है ना, वही चीज है, मार्केट एक्सपेंशन हो जाता है, आपका कस्टमर बेस बढ़ता है। डिसएडवांटेज की बात क्या है इसकी, डिसएडवांटेज देखो ये है सबसे बड़ा इसकी, कि एजेंट जो है वो वही बिजनेस पे फोकस करता है जो प्रॉफिटेबल होते हैं। तो अगर एक्सपेक्टेड सेल एक्सपोर्टर की ज्यादा बड़ी नहीं होगी, क्योंकि एजेंट किसके लिए काम करता है, एजेंट काम करता है पैसे के लिए, कमीशन के लिए, और कमीशन ज्यादा कब मिलेगी, जब ज्यादा सेल होगी। तो जब ज्यादा सेल नहीं होती ना किसी एक्सपोर्टर की, तो उस पर एजेंट फिर फोकस नहीं करता, और इस चक्कर में इंटरेस्ट नहीं लेता फिर उसके प्रोडक्ट सेल करने में। एजेंट कई बार आफ्टर सेल सर्विस कस्टमर को देने में इंटरेस्टेड नहीं होता। इससे क्या होता है कि ब्रांड वैल्यू घट जाती है कस्टमर आपके ब्रांड की। एजेंट जो है वो पेमेंट मांगने नहीं जाता, क्रेडिट अगर आप उधार में बेचते हो, आप सीरियस होते हो अपनी पेमेंट के लिए, कंपनी तो सीरियस होती है, बट एजेंट आपको पता है कि सीरियस होगा या नहीं होगा, नहीं पता। ज्यादा फालतू के खर्चे एजेंट ज्यादा खर्च करता है सेलिंग एक्सपेंसेस में, जो कि प्रिंसिपल को ही बॉन्ड करने पड़ते हैं, ये दिक्कत आती है। कई बार लीकेज कर देता है कुछ, छुपी हुई अंदर की इंफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक कर देता है कई बार। आप एजेंट पे ज्यादा डिपेंड होते हो, उस चक्कर में क्या होता है कि एजेंट कई बार डोमिनेट कर देता है प्रिंसिपल पे, एजेंट कहता है कि भाई अब देखो मैं ही सबका पापा हूँ, ये दिक्कत आती है ना। तो ये दिक्कत आती है। अब देखो फॉरेन सेलिंग एजेंट और फॉरेन डिस्ट्रीब्यूटर फर्क क्या होता है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा यार डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू बेचो ना, अभी पीछे हम बात करें, मैंने क्या बात करी, इसमें सबसे बड़ा फायदा कंपनी को क्या होता है एजेंट को बेचने का, एजेंट के थ्रू बेचने का फायदा होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है कोई, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर का खर्चा ज्यादा होता है। तो इसलिए फॉरेन डिस्ट्रीब्यूटर और एजेंट में फर्क क्या होता है फिर, तो देखो वही चीज लिखा हुआ है, एजेंट एक ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव होता है, एजेंट रिप्रेजेंट करता है एक्सपोर्टर को, जो कि गुड्स सेल करता है अपने नाम पे नहीं, बल्कि एक्सपोर्टर के नाम पे। बट डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटर का काम है कि एक्सपोर्टर से खरीदना और आगे अपने नाम पे बेचना, ये दिक्कत होती है। तो यहाँ पर ब्रांड नहीं बनता, फिर आपका कंपनी का ब्रांड खो जाता है। कंपनी ने एक्सपोर्टर को बेचता है सामान, बट यहाँ पर एजेंट को बेचता नहीं है कंपनी, कंपनी तो अपॉइंट करती है एजेंट को, ये दिक्कत आती है। एजेंट जो है वो रिस्क ऑफ बैड डेट बियर नहीं करता, क्योंकि अगर कंपनी को कोई पैसा नहीं दे रहा तो एजेंट कोई बियर नहीं करेगा इसका रिस्क, नुकसान कंपनी को झेलना पड़ेगा बिकॉज वो एजेंट है। बट यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर को बियर करना पड़ता है उधार का, अगर उधार नहीं दे रहा, क्योंकि कंपनी ने तो माल बेच दिया ना डिस्ट्रीब्यूटर को, जहां बेच दिया तो कंपनी का उधार खत्म, कंपनी को कोई मतलब नहीं अब डिस्ट्रीब्यूटर को कोई पैसा दे रहा है नहीं दे रहा। बट यहाँ पर मतलब है एजेंट के केस में, एक्सपोर्टर जो है वो पूरा प्रॉफिट ले जाता है, कमीशन खाली देता है, बट डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट जो होगा वो फॉरेन मार्केट में जो भी होगा, डिस्ट्रीब्यूटर क्योंकि खरीद लेता है ना सारा एक्सपोर्टर से, तो आगे जो भी प्रॉफिट होगा किसको होगा, डिस्ट्रीब्यूटर को होगा पूरा। एजेंट को क्या होता है, पूरा प्रॉफिट नहीं होता, क्योंकि वो तो भाई एक दिक्कत है, वहां तो सिर्फ वो एजेंट है, काम कर रहा है, कर्मचारी है वो तो। एजेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता रीसेल में, जैसे कि अगर 100 रुपए का माल बनाया, तो आगे आपने 140 का बेचा डिस्ट्रीब्यूटर को,
अब डिस्ट्रीब्यूटर के हाथ में है कि 140 का सामान 200 का बेचना है, 250 का बेचना है, आपके हाथ में है। बट एजेंट के हाथ में कुछ नहीं होता। एजेंट को कहा गया कि 140 का बेचना है तो 140 का ही बेचना पड़ेगा। तो ये दिक्कत होती है। ठीक है। सेलिंग एक्सपेंसेस प्रिंसिपल बोन करता है इस केस में, एजेंट के केस में, बट इसको खुद बेयर करने पड़ते हैं। एजेंट अपने नीचे और एजेंट बना बना सकता है, सब एजेंट, बट यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो डीलर अपॉइंट कर सकता है, रिटेलर अपॉइंट कर सकता है, विदाउट द परमिशन ऑफ एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर के बिना परमिशन के भी कर सकता है। ठीक है ना। बट यहाँ पर जब भी एजेंट को कोई एजेंट अपॉइंट करना है, सब एजेंट, तो परमिशन लेनी पड़ेगी पहले। तो वही हो गया ना कि वो कठपुतली बन के रह गया वो एजेंट। एजेंट जो है इंटरेस्ट नहीं देता आफ्टर सेल सर्विस में, जैसे मैंने को बताया। वो उसके चक्कर में कस्टमर का ब्रांड लॉयल्टी खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर, क्योंकि खुद खरीद चुका है, डिस्ट्रीब्यूटर आगे बेच रहा है सामान, तो खुद ही बियर करता है वो आफ्टर सेल सर्विस देना पड़ता है उसको, क्योंकि उसको पता है कि वरना में से कोई खरीदेगा नहीं सामान। तो डिस्ट्रीब्यूटर का तो बिजनेस है ना ये, एजेंट का कोई बिजनेस नहीं। एजेंट तो सिर्फ एक कर्मचारी है। ये फर्क था। अब कौन कौन से कहाँ कहाँ से एजेंट मिलते हैं, फॉरेन सेल एजेंट को अगर मुझे ढूंढना है तो वो कहाँ मिलेंगे, सवाल ये उठता है। तो देखो यार, अगर आपको ढूंढना है ना तो आप जाओ एडवर्टाइजमेंट में। एडवर्टीजमेंट देखो ना, जर्नल में ट्रेड जर्नल आते हैं बहुत सारे अलग अलग, वहां पर ट्रेड जर्नल में देखो। वहां पर आप एडवर्टीजमेंट दो अपनी, अपनी एडवर्टीजमेंट दे दो अखबारों में, उनकी जर्नल में, उनकी जर्नल में अखबारों में दे दो एडवर्टीजमेंट, और बता दो कि देखो भैया ये प्रोडक्ट है मेरा, आपको इतनी कमीशन मिलेगी, कॉल करो इस नंबर पे। बिजनेस सेंटर में आपको आइडिया मिल जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कई बार बिजनेस सेंटर सेटअप करती है बहुत सारे नेशन में, और वो बिजनेस सेंटर जो है एक्सपोर्टर को बहुत सारे सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और वहां से आपको फॉरेन सेल एजेंट मिल जाते हैं, क्योंकि वहां पर फॉरेन सेल एजेंट को काम चाहिए होता है, तो बिजनेस सेंटर में जाते हैं, और वहीं पे फिर कंपनी उनको काम अपॉइंट कर लेती है। इंटरनेशनली बहुत सारे यूनाइटेड कमर्शियल एजेंट्स और ब्रोकर एसोसिएशन होती है बहुत सारी, एजेंट की एसोसिएशन होती है बहुत सारी, तो वहां से आपको मिल जाती है। ठीक है। जो कि ग्लोबल लेवल पे काम कर लेते हैं। ऑनलाइन इंटरनेशनल डाटाबेस होता है। ऑनलाइन आप जाओगे वहां से आप ढूंढ सकते हो बहुत सारे आजकल। बहुत सारे इंटरनेशनल फेयर एग्जीबिशन लगाती है कई बार, एक्सपोर्टर वहां पर पार्टिसिपेट करते हैं, फॉरेन सेल एजेंट भी वहां पर विजिट करते हैं, दोनों के बीच में आमना सामना होता है, वो आप फिर हो जाता है काम। बहुत सारे इंटरनेशनल मर्चेंट बैंक्स होते हैं, मर्चेंट बैंक्स होते हैं जो कि एक्सपोर्टर इंपोर्टर को पेमेंट करवाने में, लेने में मदद करवाते हैं। वो कई बार मदद करते हैं फॉरेन सेल एजेंट को ढूंढने में। कई बार कंसल्टेंट होते हैं बहुत सारे, बिजनेस कंसल्टेंसी जो कि प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज, वह आपको कंसल्टेंट्स जो है हेल्प करते हैं एजेंट को ढूंढने में। उनको अपॉइंटमेंट करने के बाद कैसे एजेंट कॉन्ट्रैक्ट बनाना है वो भी मदद करते हैं, उसमें सुपरवाइज करते हैं। तो ये चीज होती है बिजनेस कंसल्टेंट। ये सारे तरीके हैं। ऐड डालो, बिजनेस सेंटर खोलो, वहां पर एसोसिएशन में ढूंढ सकते हो, फेयर एग्जीबिशन लगाओ, मर्चेंट बैंक है, म्यूचुअल फंड है। अब बात करते हैं कि सिलेक्शन या अपॉइंटमेंट कैसे करते हो आप। देखो पहले तो आप ढूंढते हो, जो कि हमने पीछे पढ़ा, अलग अलग तरीके से बिजनेस सेंटर्स, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, एडवर्टीजमेंट देके या कंसल्टेंट से देके, फिर आप इन्वेस्टिगेशन भी करते हो, उस बंदे के बारे में समझते हो कौन है वो, कहाँ से आया, पढ़ा लिखा है कि नहीं है, और उसका साइज क्या है, कितने कितने लोगों से डील कर चुका है। फिर उससे पर्सनल कांटेक्ट करते हो, मीटिंग अरेंज करते हो, शॉर्ट लिस्ट करते हो वहां से, फिर एजेंट को मीटिंग अरेंज करा आपने, फेस टू फेस या वीडियो कॉल, जैसे मर्जी। उसके बाद फिर आप बहुत सारी और मीटिंग करवाते हो, सब्सिक्वेंट मीटिंग, क्योंकि बहुत डिस्कशन करना पड़ता है टर्म्स कंडीशन के बारे में, कि देखो भैया नेगोशिएशन होती है ना, फिर समझौता होता है, कमीशन इतनी दूंगा मैं आपको, सेल एक्सपेंसेस आपको बियर करने, सब कुछ क्लियर करना पड़ता है, क्लियर कट। फिर आप एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट को ड्राफ्ट करते हो, बनाते हो, जिसमें लोगों को फिर उनको बताया जाता है कि लीगल एडवाइजर से पूछा जाता है कैसे बनाना है कॉन्ट्रैक्ट, जिससे दोनों पार्टी एग्री करती है, फिर साइन करती है, तब जाके एजेंट अपॉइंट होता है। समझ रहे हो बात को? इतना आसान काम नहीं है एजेंट को अपॉइंट करना। अब बात करें तो सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, वो जो एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, उसमें सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? कुछ नहीं होता यार, रिटर्न एग्रीमेंट होता है पहले तो। अगर रिटर्न नहीं होगा तो वो लीगल नहीं होगा। ये थोड़े कि बोल दिया बस तो क्या कोर्ट में जा सकते हो? कोर्ट में जाने के लिए रिटर्न होना चाहिए। उसके लिए लैंग्वेज बहुत देखनी पड़ती है, कि लैंग्वेज आपकी सिंपल हो, अंडरस्टैंडेबल हो। ठीक है ना, कोई ऐसा मीनिंग ना हो कि समझ नहीं आ रहा है। कॉन्ट्रैक्ट का ड्यूरेशन लिखी होनी चाहिए, कितने महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, कितने सालों का है, कौन से प्रोडक्ट सोल्व कर रहे हैं,
किस टेरिटरी में वो बेचेगा सामान, ठीक है। सेल्स एजेंट का काम क्या है, वहां पर किस कैटेगरी में बेचेगा, कमीशन क्या होगी, क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए। रिम्बर्समेंट, कि सेलिंग एक्सपेंसेस अगर बियर करेगा एजेंट, तो वो प्रिंसिपल कब पैसा देगा, उसे कितना पैसा देगा, ये भी देखना पड़ता है ना। अभी हमने समझा था दोनों के डिफरेंस में भी, कि एजेंट का जो एजेंट के एक्सपेंसेस है कौन बियर करता है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल। तो वो लिखना जरूरी है कि रिम्बर्समेंट कैसे करेगा वो। तो रिम्बर्समेंट देखो कैसे करेगा, कि जैसे ही वो सेल कर देगा, जब एजेंट को पैसे मिलेंगे ना कमीशन के, तब उसमें से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को घटा देगा। तब उसके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से उन्होंने सेल करी 1 लाख की, तो 1 लाख की सेल करी, ठीक है। तो एजेंट क्या करेगा, एजेंट कहेगा देखो मैंने भैया एक 50,000 का खर्चा भी किया, ठीक है। तो 50,000 का खर्चा किया, तो उसमें से फिर 50,000 पे वो खर्चा घटाएगा, ठीक है ना। तो 1 लाख में से 50,000 घटा घटा के प्रिंसिपल को 50,000 ही देगा, क्योंकि 1 लाख में से वो कहेगा कि भाई 50,000 घटाओ। इसे ही बोलते हैं रीइंबर्समेंट करना, कि भैया 1 लाख की सेल करी, 1 लाख रुपए नहीं देगा प्रिंसिपल को, कितना देगा, सारे खर्चे मिटाने के बाद। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कौन बियर करेगा, ये भी देखना पड़ता है, ठीक है ना। इफ एजेंट हैज टू विजिट कंपनी, कोई प्रिंसिपल के कंट्रैक्ट, कोई कंट्री में जाना है तो कौन बियर करता है, प्रिंसिपल बियर करेगा ना, हु विल बियर। या अगर दोनों बियर करेंगे तो किस रेशियो में करेंगे। प्राइस, सेल का प्राइस क्या होगा, टर्म्स क्या होगी, ये भी बताना पड़ता है। मिनिमम प्राइस, मैक्सिमम प्राइस क्या है, गारंटी वारंटी। अगर यही नहीं बताई तो दिक्कत आ जाएगी बहुत तगड़ी। तो उम्मीद करता हूँ यहां तक तो समझ में आ गया ना, ये नहीं आया, आ गया। ये चीज है, ये रिटर्न एग्रीमेंट, लैंग्वेज, ये सब चीजें बतानी जरूरी है। टर्मिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट, कि टर्मिनेट कब होगा, खत्म कब होगा कॉन्ट्रैक्ट, कैसे खत्म होगा, राइट ड्यूटी क्या होगी, कौन सी चीज अगर वॉयलेट कर दी तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म, ये बताना जरूरी है। आर्बिट्रेशन, मतलब कि डिस्प्यूट सेटलमेंट कैसे होगा, कि कैसे वो मोड बताया जाएगा, कि भाई देखो ये डिस्प्यूट सेटलमेंट ऐसे होगा। आर्बिट्रेट, कोई एक आर्बिट्रेटर होगा, आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करा जाएगा जो कि बताएगा डिस्प्यूट को। ड्यूटीज बताई जाएगी पार्टीज की दोनों की। इंडिमिनिटी, मतलब कि लॉस हो गया तो कैसे बियर करेंगे, कौन बियर करेगा, ठीक है। इंडिमिनिफाइड प्रिंसिपल कैसे लॉस उसको देगा, उसको एक कंपनसेशन की फॉर्म में, ठीक है। मतलब कि मुआवजा, इंडिमिनिटी का मतलब वो कैसे देगा मुआवजा उसे, तो ये भी बताया जाता है। प्रमोशनल टेक्निक बताई जाती है, कि कैसे सेल्स प्रमोशन टेक्निक आपको करनी है, एजेंसी को ट्रेड में एडवर्टाइज करनी है, आपको पर्सनल सेलिंग करनी है, सब कुछ बताया जाता है। ये सब चीज आपको समझ में आ गई है। देखो अब लास्ट में और कुछ नहीं, टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, ये आप खुद भी पढ़ सकते हो यहाँ से, जो कि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। कि फॉरेन एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट आपने समझ लिया कि क्या क्या होना चाहिए, अब वो दिखता कैसे है, उसका स्पेसिमेन कैसे होगा, ठीक है ना। देखो स्पेसिमेन लिखा हुआ है यहाँ पर। तो फॉरेन सेलिंग एजेंसी एग्रीमेंट जो है वो एक 15 जनवरी 2016 को हुआ। एक एग्जाम्पल है सिर्फ ये, एक्स वाई कंपनी प्रिंसिपल है, जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस ये है, ठीक है। और ये 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ किसी के साथ, और एक्स वाई कंपनी एक एबी लिमिटेड कंपनी के साथ डील, एबी लिमिटेड कंपनी एजेंट बना चाहती है। तो ये टर्म्स एंड कंडीशन है एक्स वाई कंपनी की। ये एक ये एग्जाम्पल है समझाने के लिए आपको सिर्फ, ठीक है। देखो एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, ये कुछ नहीं है। जैसे ये एग्रीमेंट 5 सालों के लिए है, उन्होंने बताया कि एजेंट को ये काम करना है इतने स्किल के साथ, इतने डेलीगेंस के साथ। एजेंट को सेल करने हैं सिमिलर टाइप ऑफ गुड्स, ये सिमिलर टाइप ऑफ गुड्स खुद सेल नहीं करेगा वो, उसके बिहाफ पे सेल करने हैं, ठीक है। जैसे ही ऑर्डर मिलता है एजेंट को तुरंत इन्फॉर्म करना है। ये सब चीजें बता रही है। कंपनी को ये बता रखा है कंपनी को कितना कमीशन कंपनी उसको पे करेगी, 8% कमीशन पे करेगी, ठीक है। कमीशन एजेंट को पे होगा जब ये हो जाएगा, ये बता रखा है, ठीक है। सारी कंडीशन बता रखी है, कि कमीशन अगर ड्यू होगी तो कब मिलेगी, एजेंट को कमीशन कम नहीं मिलेगी, सब कुछ बता रखा है देखो, ठीक है। पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कब करेगी, टर्मिनेट कब करेगी, 30 दिन पहले बताना पड़ेगा अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट छोड़ना है तो। ये सब चीजें बताते हैं, ठीक है। कोई डिस्प्यूट हो गया तो आर्बिट्रेशन बता दिया, ठीक है। वही चीज हम पीछे पढ़ रहे थे। तो इंडिमिनिटी कैसे होगी, ठीक है। कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन कोई लीक नहीं करेगा एजेंट, पहले बता दिया। एजेंट को सेल करेगा जो प्राइस फिक्स्ड है प्रिंसिपल के द्वारा, अपने प्राइस पे सेल कभी नहीं करेगा। ये सारी चीजें क्लियर कर देनी होती है किस पे, इस कॉन्ट्रैक्ट पे। ये कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ लिख दोगे आप,
जिससे सब चीजें क्लियर हो जाएगी, ताकि कोई झगड़ा ना हो, कोई दिक्कत ना हो। समझ आ रही बात? तो देखो वही लिख दिया, एक्सपेंसेस कौन बियर करेगा, कंपनी बियर करेगी, अगर कंपनी, अगर एजेंट को यहाँ पर आता है, ये सब बता दिया। तो ये सब चीजें होती है। उम्मीद करता हूँ अच्छा आपको समझ आएगा। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।